अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं माया खान और थोड़ी देर में इंशाल्लाह शाज़िब अहमद हमारे साथ होंगे। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 92 पर और आज है 14 सितंबर 2022। लेकिन एक और भी हकीकत है, वो ये है कि कराची के शहरी इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको लेकर बहुत परेशान है। एक खौफ और हिरास अपनी जगह है क्योंकि लोग डरते इस बात से कि भाई जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, खवातीन जा रही हैं। रोज के मैं ऊपर रास्ते में जब हम आ रही होती हूँ मैं देखती हूँ बहुत सारी जो है वो अम्माएं जो है अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर जा रही होती है। कल ही की सुबह की बात है, मैं आपसे शेयर करूँ तो एक खातून का बच्ची पीछे बैठी हुई थी, उनके डैशबोर्ड पर आगे उनका सेल फोन रखा था, महंगा फोन था। मैंने इशारे में उनको इशारा किया, मैंने कहा फोन नीचे रख लीजिए। आप इतने खौफजदा हैं कि आपको ये अंदाजा होगा कि ठीक है हम निकल रहे हैं, इंशाल्लाह खैर से पहुंचेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक खौफ जो है वो तारी है। शहरी गली मोहल्लों शहरों घर के दरवाजों पर लुट रहे हैं। रवां साल अगर मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं, 8 माह के दौरान 350 के करीब शहरी कत्ल हुए। डकैती की अगर बात करें तो 58 शहरी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। स्ट्रीट क्राइम 1 सितंबर से लेकर आज यानी कि 14 तारीख है, समझिए 2 हफ्ते हो चुके हैं। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 8 शहरी डकैती मजामत पर जान से गए। 4 सितंबर इतवार के रोज कई शहरियों को खून में नहलाया गया। अपना माल बचाने की कोशिश में 270 शहरी जख्मी भी हुए। 8 माह में 32,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी गईं। आखिर एक शहरी कितना अपने आप को गैर महफूज समझता है, करना क्या है, किससे सवाल करना है? हमारे साथ 92 न्यूज़ हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे कलीग फयाज यूनुस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, कैसे हैं आप? फयाज भाई, ये सिचुएशन तो होते 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 अब बहुत ज्यादा हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब इस सिचुएशन को काबू में पाने की जरूरत है इन क्राइम्स को? देखें, कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं ये बढ़ती जा रही हैं। पहले हम देखते थे कि जो वेव आती है वो रमज़ान में आती है या बकरा ईद से पहले आती है, वारदातें तेज़ होती थी। लेकिन अब आम दिनों में भी स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो कराची के शहरी वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है। 2021 और अगर हम 22 को थोड़ा कंपेयर करें तो 2021 में वारदातें ज़्यादा थी, लेकिन 2022 में वारदातें कम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर मकामात पर कराची के शहरी ने खुद जो है CCTV कैमरे लगाए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी शख्स की कोई वारदात होती है तो फौरी तौर पर वो CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो जाती है, वो उसको सोशल मीडिया पर वायरल करता है। लेकिन इस तमाम तर फुटेजेस वायरल होने के बावजूद पुलिस बाज़ मकामात पर CCTV फुटेज तो हासिल कर लेती है लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करती। अगर हम रवां साल की बात करें तो 32,000 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। CCTV फुटेजेस ऐसी आती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की और ईस्ट की, जहां हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 मुल्जिमान आते हैं, घर की दहलीज पर लोगों से मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन छीन लेते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पुलिस से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि जी नशे के आदी मोटरसाइकिलें चोरी और छीनते हैं, जिसके बाद वो मुख्तलिफ मकामात पर इन्हें फ़रोग करते हैं, नशे के पैसे लेते हैं और कुछ 5,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल वो फ़रोग कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इतने ज़्यादा नशा करता है तो वो तो वारदात के टाइम पे भी नशे में ही होगा, तो उसको खुद नहीं पता होता होगा वो क्या कर रहा है। क्योंकि नशे की हालत में जब आप आ जाते हैं और आपको एक दफ़ा आदत हो जाती है, आप नशे ही हो जाते हैं, फिर तो आपको होशो हवास आपके वैसे ही नहीं रहते। देखिए, बिल्कुल इसीलिए कराची में हम देख रहे हैं कि मज़ामत के दौरान अगर कोई भी शख्स मज़ामत करता है तो मुल्जिमान फौरी फायरिंग कर रहे हैं, जिससे अब तक रवां माह 10 से ज़ायद जो है शहरी जान की बाजी हार गए। कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पे हम कहें कि गन शॉट जख्मी नहीं हुए, हर जगह सिर्फ 2 मकामात पर सबसे कम शिकायतें मौसूल हो रही हैं, एक मलीर और एक साउथ। और सबसे ज़्यादा जो शिकायतें स्ट्रीट क्राइम की आ रही हैं वो कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। यहाँ पर क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, आस पास के जो इलाके हैं बिल्कुल मिलते हैं, पुलिस की नाकाबंदी और सख्ती उस तरीके से नहीं है क्योंकि लोग वारदातें करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर वो छुप जाते हैं, जिसके बाद जो गन शॉट जख्मी है उसका पुलिस केस तो रजिस्टर कर रही है लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही शिकायत आती है। अब एक और शिकायत, आपने पुलिस का जिक्र किया, सुबह की बात मैं आपसे अभी प्रोग्राम से पहले ही मैं फयाज साहब से शेयर कर रही थी। मैंने देखा कि एक आम गाड़ी में ये रेड और ब्लू कलर की जो पुलिस की लाइट है वो लगी हुई है, ये लाइट्स लगी हुई हैं, फैंसी लाइट्स लगी हुई हैं,
गाड़ियों में गार्ड्स पीछे बैठे होते हैं और आपको इशारे कर हटो हटो। और अल्लाह मुझे माफ करे, वो जो एटीट्यूड होता है ना फयाज, जिस तरीके से वो कह रहे होते हैं कि हटो यहाँ से, हकारत के साथ साइड पे हो, ये करो, गुस्सा कर रहे होते हैं, ये क्या तरीका है? ये कब तक आम शहरी जो है, टैक्स तो वो भी दे रहा है ना, शायद मुझे नहीं पता वो जो गाड़ी में बैठा है वो दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन आम शहरी तो टैक्स देता ही है ना। तो ये किस तरीके का मतलब माहौल है और कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? देखिए माया, अमीर शेख कराची पुलिस चीफ जब थे तो उनका एक बहुत अच्छा इकदाम था। उन्होंने तमाम तर अफसरान और एहलकारों को लाइन अप किया, उनको बुलाया, उनको कहा कि मैंने देखा है कि पुलिस एहलकार आम शहरियों को बहुत बुरे तरीके से दूर करते जब किसी प्रोटोकॉल में होते, तो आइंदा ऐसी कोई शिकायत मिली तो मैं उस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और उस अफसर से पूछूंगा कि ये एहलकार इस तरीके से आम शहरी। लेकिन अब तो प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पुलिस वालों से ज्यादा बदतमीजी करते, जिस पर गुलाम नबी मेमन जो मौजूदा आईजी सिंध है, इन्होंने एक मुहिम शुरू करवाई थी, फैंसी लाइट, फैंसी नंबर प्लेट, लेकिन वो 2-3 दिन मुहिम चली क्योंकि सैलाब जदगान जब कराची में आए तो पुलिस की ज्यादातर नफरी को इनकी सिक्योरिटी पर जो मुख्तलिफ कैंप है वहां पर तैनात कर दिया गया, जिसकी वजह से जो ये मुहिम है वो रुक गई और इसका अब तक कोई फायदा नहीं हुआ। कराची का आप डिफेंस जहां आप रहती हैं वहां सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि लोगों को शौक है कि अपनी गाड़ियों पर जो है पुलिस की लाइट्स लगा ले, फैंसी नंबर प्लेट, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे बिठा लेते हैं जो आम शहरियों से बदतमीजी करते हैं। कराची के शहरी एक तरफ तो स्ट्रीट क्रिमिनल से हमें तंग नजर आते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके के जो सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट कंपनीज के जो बैठे हुए होते हैं उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम की हम बात करें तो हमारे सबसे ज्यादा जो शिकायतें मौसूल हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से हुई हैं, 9,988, यानी 2 अगर और वारदातें होती तो पूरी 10,000 वारदातें स्पेसिफिकली दीज एरियाज। देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो एतराफ के इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई भी स्ट्रीट क्रिमिनल डिफेंस से आता है वो महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दाखिल होगा, वहाँ वारदात करेगा, उसके बाद उसने जहाँ भी जाना है बासानी किसी भी रोड से वो फरार हो सकता है। अगर हम बात करें पुरानी सब्जी मंडी, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग पुरानी सब्जी मंडी, सच्चल, सिराबगोड, साइड सुपर हाईवे, इन मकामात पर होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ताजिर सबसे ज़्यादा जो जा रहे होते हैं उनके पास कैश होता है, उनसे कैश स्नैचिंग की वारदातें होती है। अगर हम दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चले जाएं तो वो 9,100 वारदातें रवां साल पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। वहां पर भी ऐसे एरियाज हैं कि मुल्जिमान आसपास के जो कच्चे की आबादी है वहां से भी आते हैं और जो आम जो एरिया है वहां से भी आते हैं। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो अब तक जो CPLC का रिकॉर्ड है उसमें 16-17 हज़ार रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें अब 30,000 के करीब, जो मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हर गरीब आदमी के पास घर में 1 से 2 मोटरसाइकिल होती है और 40-45 हज़ार की जब वो खरीदता है और छीन लेते हैं, चोरी हो जाते हैं। उसके बाद जो एक वाहिद एक तरीका होता है कि वो अपने काम पर पहुंच सके, बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ सके या दूसरी जरूरत की, जिसे आपने कहा ना 40-45 हज़ार, उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत रखता है, जबकि इस वक्त रोजगार कितना कम हुआ हुआ है। तो लोग खौफ के भी जो है ना आलम में, ये चीजें लोगों को खौफ में भी मुब्तला कर रही हैं, जिससे उनकी अपनी सेहत भी तो खराब होती है ना फयाज। इस तरह करके हम डर डर के कब तक जीते रहेंगे? और पुलिस के ऊपर एतबार भी आम शहरी का बहुत ज्यादा हिलता जा रहा है। कॉन्फिडेंस जो एक आम आदमी को पुलिस पर होता था वो भी तो हिल चुका है। देखिए पुलिस में अब अफसरान जो अच्छे बैठे हैं उसकी वजह से लोग उनसे रब्ता तो करते हैं, लेकिन जब नीचे वो जाते हैं थानेदार के पास या तफ्तीशी अफसर के पास तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका रवैया आज भी 20 साल पुराना है। 1 घंटे के बाद आओ, आधे घंटे के बाद आओ, अभी लाइट नहीं है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आम शहरी तंग होते हैं। पुलिस की जानिब से व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना दिए गए हैं, नंबर भी दिए गए हैं, कंप्लेन नंबर भी है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, या यूं कहिए कि आम इंसान, आम शहरी का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। हमारे साथ SSP मारूफ साहब भी हैं, फयाज भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। SSP मारूफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया जाता है, अल्लाहू अकबर, मुलजमान आज़ादी से फरार हो जाते हैं। ये जो फुटेजेस हम देखते हैं इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी शेक होता है, हम खौफ में भी मुब्तला होते हैं, हमारा दिल भी घबराता है, हम और डर भी जाते हैं, पकड़ नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो इन चीज़ों की वजह से मारूफ साहब कि आम शहरी का पुलिस पर से एतबार उठ जाए। जी जी बिल्कुल, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पिछले कुछ वक्त में पेश आए हैं, मगर मैं अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं
तो इस साल 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक 8 महीनों में 11 ऐसे वाकयात पेश आए मर्डर रॉबरी के, जिनमें से 9 में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी इस महीने सितंबर में 3 वाकयात ऐसे मेरे पास पेश है, जिनमें से एक में गिरफ्तारियां हो गई हैं और एक हमने डिटेक्ट कर लिया। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है और इसमें बिल्कुल क्राइम की वेव आती है और ये 2-3 महीने बाद आप देखें हमेशा ये एक पैटर्न रहा है। मुझे तकरीबन कराची में 3-4 साल हो गए हैं। 2-3 महीने बाद हफ्ता 10 दिन का एक इस तरह का अनफॉर्चुनेट टाइम या कोई वेव आती है, तो वो मगर पुलिस ने हमेशा काबू पाया है इसके ऊपर। और अगर आप पिछले साल एक तो ये तो हम मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी की बात करें, अगर आप इंजरी ड्यूरिंग रॉबरी की बात करें तो 2021 के 1 जनवरी से 31 अगस्त और इस साल के 1 जनवरी से 31 अगस्त के फिगर्स को कंपैरिजन करें तो इंजरी ड्यूरिंग रॉबरी में कमी है। और सेंट्रल के तो फिगर्स मुझे याद हैं, पिछले साल 60 इंजरी ड्यूरिंग रॉबरी के केस से इस साल 44 है, -16 का फिगर है। तो उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक इंसिडेंट के ऊपर हमारा एसएसपी एसपी जाता है और उसके ऊपर काम करते हैं। जी मौलवी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि डेफिनेटली इसमें नंबर में आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आई वुड डेफिनेटली आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जो नंबर्स ऑफ इवेंट्स है ना, वो अभी हम यही बात कर रहे थे नुमाइंदा 92 न्यूज़ पे आज़म साहब से भी, कि वो जो नंबर ऑफ इवेंट्स है ना, उसके होने में उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंक्रीज हो गई है। ये चीज़ अभी रिसेंटली में बहुत देखा गया है। अगर हम इसकी भी बात करें, साथ साथ जो फैंसी लाइट्स हैं, आज सुबह की बात ले लीजिए, मैं एक आम गाड़ी में ब्लू और रेड लाइट जो पुलिस की होती है वो उसके गाड़ी के बिल्कुल जो है वो आगे लगी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि ये एक्चुअल पुलिस है नहीं है। एक आम शहरी जो है जगह दे देता है ये समझ के कि जी पुलिस की गाड़ी होगी, हम एहतरामन जिस तरह हम एम्बुलेंस को करते हैं इस तरह हमें पुलिस को भी तावन करने की जरूरत है। फिर साथ में जो एटीट्यूड होता है उन गार्ड्स का, जिसमें पुलिस और आम गार्ड प्राइवेट कंपनी के भी होते हैं, उनके एटीट्यूड को लेके सर बड़ी एक अजीब सी कैफियत है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर अगर शायद आपके नॉलेज में नहीं, मगर पिछले 1 महीने से सिंध पुलिस पूरे और स्पेशली कराची पुलिस में कैंपेन चल रही है फैंसी नंबर प्लेट्स, ब्लू नंबर प्लेट्स और ग्रीन और लाइट्स के अगेंस्ट। और इसके अंदर सुबह 9 से 12 और शाम 4 से 7 हर डिस्ट्रिक्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर नाके सेट किए गए हैं। और इवन कल भी मेरे पास 3 FIR हुई है सेंट्रल में, और पूरे कराची में मेरे ख्याल में पिछले 1 महीने में 200 से 250 से ज्यादा FIR दी गई हैं। इसके ऊपर बिल्कुल हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और अगर कोई केस ऐसा है जो अभी तक नहीं पकड़ा गया, मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आगे पकड़ा जाएगा। मैं इसके साथ साथ एक और बात भी करना चाहूंगा जी कि थोड़ा सा, एक तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी कुछ हुए हैं, मगर कुछ जो है ना वो सनसनी फैलाने की एक कैंपेन भी या वाकयात भी हमारे सामने आए। कल एक इस तरह की वीडियो थी जो पिज़्ज़ा हट के अंदर रॉबरी हुई, और वो बेसिकली फैसलाबाद की वीडियो बाद में निकली। बहरहाल कराची के अंदर ये चल रहा था कि ये जो है वो न्यू कराची सैयद खाने की कोई है, तो वो हम सारा दिन ढूंढते रहे। तो इस तरह के वाकयात भी आ रहे हैं कि लोग जो है वेरीफाई ये बगैर सिर्फ जो व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो उससे भी एक सनसनी का एलिमेंट आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि होती शायद कोई बात थोड़ी सी होती होगी और उसको जो है ना टू द पावर ऑफ 3 और 4 करके शेयर करते होंगे। आई एग्री विद दैट, बट आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते ना सर कि जिस तरीके से इस वक्त फुटेजेस शेयर हो रही हैं, जो लोगों की अपनी प्राइवेट CCTV फुटेजेस आ रही हैं, उसको लेकर जो है लोग ज्यादा परेशान हैं। और आपकी मैं बिल्कुल बात अग्री करती हूँ। जरा सा हम एक और सवाल करेंगे, ये जो नशई ये जो वारदातें हो रही हैं, कि क्योंकि ज्यादातर सुना गया है, अभी बात भी हो रही थी फयाज साहब से, कि ये नशई होते हैं ज्यादातर जो वारदातें के जो नंबर अभी इंक्रीज हुआ है, क्या आप समझते हैं ये नशे की हालत में ही होते हैं जब वारदात कर रहे होते हैं, या नशे की वजह से वो वारदातें ज्यादा कर रहे हैं? जी जनाब। इसमें नशे का एलिमेंट है, और मगर तमाम वारदात करने वाले नशे में नहीं होते, मगर ज़्यादातर जो गन शॉट के इंसिडेंट्स आते हैं वो शहरी की तरफ से भी रेजिस्टेंस शो की जाती है और उसके ऊपर ये फायर कर देता है। और उसमें नशे का एलिमेंट कुछ जगहों पे देखा गया कि हमने कुछ क्रिमिनल्स पकड़े जो नशे के आदी हैं और अपना नशा पूरा करने के लिए वो ये वारदातें करते हैं। और ज़्यादातर जो इंजरी या मर्डर ड्यूरिंग रॉबरी के केसेस हैं उसमें
नशे वाले क्रिमिनल्स ज्यादा हैं, तो हमें इसके ऊपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी प्रपोज कर रहे हैं। और हमने जो आईजी सिंध साहब की तरफ से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पूरे सिंध में लिस्ट आई है मंशात फरोशों की, जिसके ऊपर हमने एक्टिवली काम शुरू किया है और उसकी आईजी साहब खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और एडिशनल आईजी कराची भी हम उसके ऊपर मीटिंग करते हैं। अच्छा, आपने एक और चीज नोट की होगी मारूफ साहब, फयाज भी यहाँ मौजूद हैं, हमने ये जरूर देखा है कि अब आम शहरी शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसके अंदर अग्रेशन आ गया है कि अपनी मदद आपके तहत भी अब इस तरीके से डाकुओं को पकड़ के उनकी पिटाई शुरू हो जाते हैं या ज्यादा भी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इन क्राइम्स की क्या वजह? क्योंकि देखिए, एक आम शहरी अगर अपने हाथ में कानून ले रहा है, जो हमने शुरू से सुना है, अपने हाथ में कानून ना ले, लेकिन वो क्या करे? क्या उसका ट्रस्ट लेवल हट गया है, कमजोर पड़ गया है? देखिए, इस तरह के वाकयात तो पहले भी कराची में होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि पुलिस पे ट्रस्ट करने की जरूरत है और ये एक वेव है। इंशाल्लाह पुलिस अपना पूरा काम कर रही है और इसके ऊपर हमारी डेली की प्रोग्रेस इन तमाम केसेस पे जारी है और इंशाल्लाह जो है हम बहुत जल्द इसके ऊपर बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। एक आपकी इजाज़त के साथ एक सवाल करना चाहूँगी मारूफ साहब, ये जो बार बार लोग पकड़े जाते हैं, जो नशई का भी जिस तरह आपने जिक्र किया, पकड़े भी जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद फिर दोबारा वारदातें कर रहे होते हैं, उनके वो छूट जाते हैं, क्या उनकी सज़ा होनी चाहिए कि वो दोबारा इस तरह की जो है वो ना नज़र आए? ये कमज़ोरी क्यों बाहर कैसे आ जाते हैं वो कि एक डाका करेंगे, एक डाका मारेंगे, लोगों की जान लेंगे और फिर इसके बाद वो निकल कर बाहर आ जाएंगे? जी एसएसपी साहब। देखिए, हमारा बहुत से क्रिमिनल्स जो बड़े केसेस में हमने पकड़े हैं वो तमाम रिपीट ऑफेंडर्स हैं। रिपीट ऑफेंडर्स मुराद के वो पहले भी बंद हुए, बार बार बंद हुए, बेल आउट हुए, फिर क्राइम कर रहे हैं। तो उसमें 2-3 इश्यूज हैं। उसमें एक इशू अवाम के एंड पे भी है, कुछ हमारा अदालती सिस्टम इतना लेंथी है कि अवाम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और क्योंकि उसमें जब तक शहादत नहीं आएगी, एविडेंस नहीं होगा तो कन्विक्शन नहीं होगी। और हमारे पास क्योंकि जो विटनेस है, आई विटनेस है, मौके का गवाह है, वो नहीं जाना चाहता कोर्ट में, वो शनाख्त नहीं करता। इवन मैंने हाउस रॉबरी के बहुत केसेस पे काम किया, उसके अंदर भी हमने देखा कि इवन रिकवरी भी उनके माल की, जो उनका डकैती वाला माल था, उसकी रिकवरी भी हो गई, मगर अवाम उनको कोर्ट में कुछ कहते हैं कि हमारी दुश्मनी हो जाएगी, ये फिर बाहर आएंगे, हमारे घर पे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ कहते हैं कि यार एक छोटा सा फोन है, 15-20 हज़ार के फोन के लिए इतने लंबे लीगल प्रोसेस का क्यों हिस्सा बनूं? तो आप क्या मशवरा देते हैं? तो इस तरह की मसलतें जब सामने रखते हैं जिसकी वजह से एविडेंस नहीं आ पाती और कुछ तो बाज़ औक़ात कोई तफ्तीश की गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसलिए इस पूरे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की, ओवरऑल जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, मैं समझता हूँ उसके अंदर जो पेटी केसेस हैं, जो छोटे केसेस हैं मोबाइल के, या उनके लिए एक हमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या नया प्रोसीजर बनाने की जरूरत। जी, बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। थैंक यू सो मच एसपी साहब, आप आए, आपका मौका है, आपने जवाब भी दिए सवालात के। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए फयाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा। कल अचानक से फिर हमने देखा कि मौसम में तब्दीली आई, सख्त गर्मी होती है पूरे दिन में और फिर 3 बजे के 3 बजे 3:30 बजे के बाद मौसम में तब्दीली आ जाती है। और मौसम के हवाले से कराची में पिछले दिनों से बादल बरस रहे हैं और अचानक से इतने बरस रहे हैं कि लोग परेशान भी और शौक में भी मुब्तला हैं। सुबह में सख्त गर्मी, जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया है, मौसम के ऊपर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अपने पैनलिस्ट वेदरमैन जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको और पूरी टीम को। जवाद भाई, मौसम अचानक से, जिस तरह आपने बताया था लास्ट वीक की गर्मी बढ़ेगी, उसके बाद एक स्पेल आ रहा है, वो स्पेल आ रहा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से परसों और फिर कल जिस तरीके से मौसम में तब्दीली आई, तो अब बताइए अब कराची का मौसम आज अगर मैं पूछूं और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? जी, आज माया कराची में कल और परसों के मुकाबले में चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हैं।
क्योंकि आपको याद होगा मंडे हमने डिस्कस किया था कि लो प्रेशर सिस्टम एक गुजरात पे मौजूद है और एक वेल मार्क लो जो है वो सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है। तो जो गुजरात का जो लो प्रेशर सिस्टम था जिसके जेरे असर ये सिंध और कराची की तरफ जो है वो पल्सेस आ रहे थे, वो सिस्टम अब मेजर जो सिस्टम था सेंट्रल इंडिया पे उसके साथ जाके जम हो गया है, तकरीबन खत्म हो चुका है। तो कराची के हवाले से जो है वो मॉनसून करंट आज कराची के ऊपर वीक ही रहेंगी। कह सकते हैं कि 30 to 40% चांसेस हैं कि कराची से कुछ दूर थोड़े बहुत थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू लास्ट 2 डेज आज जो है वो बारिश के चांसेस कदर कम नजर आ रहे हैं। और दिन भर जो है वो मौसम खासा गर्म रहेगा, 36 से 38 डिग्री तक पारा जा सकता है, जबकि फील्ड लाइक टेम्परेचर अगेन 42 से 45 के दरमियान जो है वो रह सकता है, स्पेशली सी फेसिंग एरियाज में। बट जवाद भाई, परसों जो बारिश हुई थी, अचानक बादल गरजे थे, उसके बाद इतनी ठंडी हवा हो गई थी कि आपको उस दिन एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अब ये मौसम गर्म रहने का ही चांसेस है ज्यादातर, और कितने दिनों तक? देखिए आज मैक्सिमम रहेगा, और क्योंकि ये जो सिस्टम है ये इस वक्त नियर बाय है और इसके असरात जो हैं वो सिंध पे मौजूद हैं, लेकिन कल से जो है ये सिस्टम अगेन सिंध से काफी हद तक दूर चला जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा। तो एक बार फिर जो हमारे यहाँ जो हमारी लाइफलाइन होती है समुद्री हवाएं, सी ब्रीज, वो कराची शहर में और सिंध के दूसरे एरियाज में जो है वो काफी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आज का दिन जो है वो खासा गर्म रहेगा, कल से जो है इसमें काफी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और फिर थ्रू आउट अगले एक हफ्ते तक जो है वो इसी तरह मौसम जो है वो काफी हद तक बेहतर ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है बेहतर हो जाएगा। जो पाकिस्तान का ओवरऑल मौसम है, सैलाबी सूरत हाल अभी भी काबू में नहीं आई है। ऑब्वियसली अभी तो बहुत बड़ा चैलेंज है हमें, हम तो खैर भी नहीं आ सकते कि अभी फौरन ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसम के बारे में कहां पर जरा कुशन मिल जाएगा आसानी का? जी जवाद भाई। देखिए माया, अभी जो ये सिस्टम है इसके जेर असर जो सिंध के जो साउथ ईस्टर्न इलाके हैं, थर पारकर, नगर पारकर, ठट्टा बदी रीजन, यहाँ जो है वो आज के दिन बारिशें रहेंगी। कल से जो है वो इन एरियाज में भी जो है वो मौसम काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान रीजन में जो है वो मौसम काफी हद तक जो है वो साफ है। साथ ही साथ जो अपर पंजाब रीजन है और केपी के रीजन है, इन एरियाज में जो है वो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज चलती रहेंगी, क्योंकि मानसून जो है आप जानती हैं कि इस वक्त एक्टिव है पाकिस्तान में। बाकी ओवरऑल जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, ये तो जवाब भाई अभी हम सितंबर के एंड तक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस तरह आपने कहा था मौसम में भी वही है। बिल्कुल, आपको याद है कि 20-22 के आसपास जो है वो एक और बे ऑफ बंगाल से सिस्टम पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा और अगेन इसका ट्रैक जो है वो इस सिस्टम के जैसा ही है, हमसे दूर ही रहेगा, लेकिन इसके असरात जो है वो सितंबर के लास्ट वीक में दोबारा जो है वो हम देख सकते हैं, स्पेशली सिंध और पंजाब के आसपास के रीजन। राइट, थैंक यू सो मच जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद। जवाद भाई फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड गाइडिंग अस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड वन जी। और यहाँ पर जवाद मेमन के वेदर अपडेट के साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं और शाज़ेब माया कर रहे हैं आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाज़ेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार वक्फे में। और अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का आईटी सेक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता शाज़ेब अपने रूट्स जो है वो मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मुनफरिद जो आइडियाज हैं, कई मुनफरिद आइडियाज हैं, वो हुकूमती सरपरस्ती के बाद कामयाब बिजनेस में तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही स्टार्टअप्स अगर हमारे अच्छे बिजनेस में तब्दील होते रहे तो आपकी जाहिर बात है इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ता है। हाल ही में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद में मुल्क के 6ठे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह भी किया है, जबकि NIC हैदराबाद में नौजवानों के स्टार्टअप को सरमायाकारों से मिलाकर कामयाब कारोबार मौका उसका फराहम भी किया गया है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ स्टार्टअप शुरू होते हैं माया, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती और वो बाकायदा शुरू नहीं कर पाते इन्वेस्ट करके, तो इसलिए फिर वो स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। देखिए, जब आपको आपके किसी भी बिजनेस को या किसी भी स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने से पहले उसका बिजनेस प्लान नहीं बना होगा, उस पर कैपिंग नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा आपका इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका ROI या आपका ROE कितना होगा,
तो इसके बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। खैर, ये तमाम जो है कामयाब कारोबार अगर होते हैं, ये फराहम करने वाले मौके अलबत्ता बहुत अच्छे हैं। हमारे जो है नुमाइंदा टीम के मेंबर काशिफ सजाद साहब, नुमाइंदे भी हैं, हमारे नुमाइंदे भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, हमारे कंटेंट के भी ऑब्वियसली सरगरा हैं। साथ ये गए हैदराबाद और वहां पर जाके उन्होंने क्या देखा, आइए आपको दिखाते हैं। घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेज़ हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं और वो आके एक बड़े कारोबार में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है? बेहतर प्लेटफॉर्म उन स्टार्टअप्स को मौका देता है कि वो एक कारोबार की सूरत में सामने आएँ और लोगों की मदद के लिए, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। पाकिस्तान में भी इसके लिए बहुत काम हो रहा है। कराची में NIC एक ऐसा इदारा है जो स्टार्टअप्स को प्लेटफॉर्म मुहैया करता है ताकि वो इन्वेस्टर से मिल सके। अच्छी बात यह है कि NIC अब हैदराबाद में भी काम कर रहा है, यानी हैदराबाद के वो नौजवान जो स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में, जो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो अपने आइडिया को नेशनल लेवल पे लेके जा सकें, ताकि वो अपने उस आइडिया को एक शक्ल दे सकें और उस शक्ल से लोगों की मदद हो सके, उनकी ज़िंदगी में आसानी आ सके। स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे भी अब टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जगह बना रही है। वो कुछ इस तरह से रहा है कि जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वही पुराने स्कूलिंग सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क की बात करते हैं। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हैं और ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो चाहते हैं कि एक तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके और सेकेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने बच्चों को सिखा सकें, हम बता सकें कि ये कितना अच्छा है उनके लिए। हम दीगर ममालिक की बात करते हैं और उन्हें किस तरीके से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कैसे एजुकेशन में मदद कर सकती है। मैं एक स्टॉल पे हूँ और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प स्टार्टअप है। मज़ीद मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, उनसे ही जानता हूँ कि क्या मकसद है उनका और उनका स्टार्टअप है क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बताएं। क्या स्टार्टअप है आपका? सो हमारा स्टार्टअप है ऑल्ट-एड। वी आर फ्रॉम टीम ऑल्ट-एड, जिसका मकसद है अल्टरनेट एजुकेशन। हम सिंपली, हमारा मकसद है टेक्नोलॉजी को आम करना, लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करना और उसकी सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ना ही उसको एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस भी कम है इसके बारे में। तो वी आर कमिंग विद दिस आइडिया कि हम इसको लोगों तक पहुँचाएँ, हर एक बच्चा जाने उस टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, इट इज़ हार्ड कि हर बच्चा उसको अवेल कर पाए, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। सो उसी बेसिस पे हम चाहते हैं कि हम इन्हीं सर्विसेज को एक चीपर वे में प्रोवाइड करें हर एक बच्चे तक। There are two powers in the world. One is the sword, and the other is the pen. There is a great competition and rivalry. Between the two, there is a third power stronger than both, that of the women. Democracy is in the blood of the Muslims, who look upon complete equality of mankind. अच्छा, अब जो स्टार्टअप है भाई, ये मुझ समेत सबके लिए बहुत अच्छा है। बिजली के बिलों से पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो परेशान ना हो, लेकिन बिजली के बिल में कमी कैसे ला सकते हैं? कमी ऐसे ला सकते हैं कि हम घर की जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो गैर ज़रूरी अगर चल रहे हैं तो उन्हें बंद कर दें। लेकिन हमें कैसे पता चले कि जिस कमरे में हम हैं वहाँ का बल्ब जल रहा है और जिस कमरे में हम नहीं हैं वहाँ का बल्ब बंद है या नहीं है? तो एक स्टार्टअप ऐसा भी है कि अगर कमरा खाली होगा तो वो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ कर देगा, यानी वो आपके बिजली के बिलों के लिए बड़ा अच्छा है, वो उनमें कमी ला सकते हैं। यानी आपके जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो आपके मोबाइल के ज़रिए ऑपरेट हो सकते हैं, ना सिर्फ घर में रह के, बल्कि आप कहीं भी घर से दूर भी हो आप वहीं से अचानक चेक कर सकते हैं। बल्कि चेक करना भी क्या, पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन पे कि आपकी लाइट्स जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर चल रही हैं या आपका फ्रिज गैर ज़रूरी तौर पर चल रहा है, तो उसका ऑप्शन होगा वाईफाई कनेक्टिविटी के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए आप ईज़िली कहीं से भी बैठ के उनको बंद कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सिस्टम तो इंतहाई महंगा होगा। ये महंगा नहीं है बल्कि बहुत सस्ता है। और ये सिस्टम किन का है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुमकिन है कि अगर मैं एक कमरे में नहीं हूँ और उसका बल्ब खुद ब खुद बंद हो जाए? ये मुमकिन है स्मार्ट होम अप्लायंसेस के ज़रिए, जो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के साथ ये नौयत तो पहुँचे हैं कि हम स्मार्ट होम अप्लायंसेस अप्लाई कर सकें विद कस्टम डिज़ाइन बोर्ड के साथ। ये हमारा कस्टम डिज़ाइन बोर्ड है जिसको हमने डिज़ाइन किया है। ये आपका क्या है, बेसिकली जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। बेसिकली जैसे ही रूम से आप लेफ़्ट करते हैं
और लाइट ऑफ हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ ख़त्म नहीं होता, बात ये है कि जैसे आप अपने दूसरे रूम में बैठे हैं और किसी तीसरे रूम की या पहले रूम की लाइट ऑन है, अगर आप चाहते हैं आपको उठना पड़ेगा, अब ये पॉसिबल नहीं है, अब तंग होता है, आप क्या करेंगे, सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए ऑन करेंगे, वहाँ से लाइट ऑफ होगी। बिलफर्ज मुझे दिखाएं कि एक कमरे की लाइट ऑन है, ये लाइट ऑन है और ये लाइट ऑन है, ये लाइट ऑन मैं है। दूसरे कमरे में बैठा हूँ, इसे मैं बंद करना चाहता हूँ, कैसे होगा? बस क्योंकि आपके फ़ोन के ज़रिए, आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी जो फ़ोन की ही होगी, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और ये है कि जितना आसान कर सकें, आम आदमी के लिए बनाया गया है, कोई एलीट क्लास नहीं है। एक कमरे के 2 बल्ब और उनके लिए एक केस सेंसर, कितना खर्चा आता है इसको? इसके अंदर ये जो प्रोटोटाइप है, इसके अंदर तकरीबन आपको पूरे घर की डिप्लॉयमेंट के अंदर एक कमरे के अराउंड 750 रुपीज़ यानी 750 रुपये के अंदर ऑटोमाइज हो सकता है। इसके अंदर हम सिर्फ आपको ये स्विच लगा के दे देंगे, आपका कोई आर्किटेक्चर जो पुराना बना हुआ है कुछ चेंज नहीं होगा, आपके मेन बोर्ड के अंदर ये स्विच डिप्लॉय कर देंगे और ये बेहतरीन काम करते हैं। मैं क्रिकेट खेल के फ्री हुआ हूँ और क्रिकेट मैं खेलता हूँ, आप खेलते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ क्रिकेट खेलते ही नहीं, क्रिकेट बनाते भी हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं और इन्होंने क्रिकेट गेम बनाया है, यानी पाकिस्तान का अपना क्रिकेट गेम भाई, जिससे आप इतने खूबसूरत तरीके से खेल सकते हैं। आपको लग सकता है कि भाई वाकई में आप ग्राउंड में खड़े होकर किसी गेम का हिस्सा बन गए। ये सब कैसे हुआ जानते हो? कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्रिकेट गेम ही बना डाला यार आपने तो। जी बिल्कुल, ये क्योंकि हम खुद भी पैशनेट थे क्रिकेट की वजह से और हम काम करते थे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो हमें टाइम नहीं मिलता था अपने लिए क्रिकेट खेलने की टाइम। और उसके अलावा आपको पता है कि ग्राउंड्स की भी कमी है आजकल, और अगर आपने क्रिकेट खेलनी है ना तो आपके पास दोस्तों का होना ज़रूरी है। मतलब आप अगर 2-3 बनने हैं तो मुश्किल हो जाता है खेलना। तो ये सोचकर फिर हम, क्योंकि VR डेवलपमेंट का काम करते थे, तो हमारे जहन में आया कि हम क्रिकेट VR के अंदर बना सकते हैं, और हमने शुरू में अपनी खेलने के लिए ही बनाया था गेम। लेकिन फिर जैसे जैसे उसको हम बनाते गए ना, तो उसमें हम इतना पोटेंशियल नज़र आने लगा हमें, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। और हमने अब उसको एक इंटरनेशनल स्टोर है, उस पर हमने लॉन्च भी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 प्लस यूज़र्स हो चुके हैं गेम के, जो कि हमारी गेम खेलते हैं ऑन डेली बेसिस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसके अलावा गेम जो है वो इतना इमर्सिव है कि आप इसमें जब खेलते हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई में एक ग्राउंड के अंदर खड़े होकर और आप शाटें लगा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब। सर, जिस तेज़ी से हम काम कर रहे हैं IT सेक्टर पे, क्या समझते हैं कि आने वाले सालों में हम जो नेबर कंट्रीज़ को देखते हैं, क्या हम उन्हें पीछे छोड़ देंगे? देखिए, मैं इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं भारत को देखता हूँ, बांग्लादेश को देखता हूँ, तो करें वहाँ पे IT इंडस्ट्री में काफ़ी पहले से कई डेकेड्स पुराना काम हो रहा है। बिलख़सूस इंडिया में 90s के दहाई से काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पहले IT के हवाले से कंसंट्रेट नहीं किया गया। हाँ, मेरा ख्याल है पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में IT के हवाले से बड़ी हमने कंसंट्रेट की है। और 2-3 एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ IT एक्सपोर्ट के हवाले से। अगर मैं देखता हूँ कि पिछले साल यानी 2019-20 में IT एक्सपोर्ट जो $1.4 बिलियन था, हमने जब 20-21 में से क्लोज किया था $1.4 बिलियन से बढ़ाकर $2.1 बिलियन पे ले गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 47.44% ज़्यादा था। इसी तरीके से इस साल जब हमने 30 जून को क्लोज किया है तो 2.1 बिलियन से हमने $2.61 बिलियन पे लेके गए। हमने अगला टारगेट क्या सेट किया? मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर जैसे कहते हैं कि उनके 10 से शपथ मेरे साथ है, डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, और हमारी ख्वाहिश है कि अगले 4 से 5 सालों में IT एक्सपोर्ट को $15 बिलियन तक लेकर जाए। मेरे साथ NIC कराची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर आब्दीन साहब मौजूद हैं। एक नौजवान जिसके पास बेहतरीन आइडिया है, एक अच्छा स्टार्टअप है, वो किस तरीके से NIC के साथ कनेक्ट हो सकता है? बहुत आसान है। हम हर 6 महीने पे NIC के अंदर एक नया कोहोर्ट इंक्यूबेट करते हैं। हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन खोलते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, एक प्रोसेस होता है, 4 मरहलों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है NIC के अंदर इंक्यूबेट होना। ये मतलब आप समझ लें कि 1 साल के लिए स्टार्टअप के लिए सब कुछ फ्री, रहना सहना, इंटरनेट, चाय पानी,
एवरीथिंग इज़ फ्री, प्लस उनको सिखाया जा रहा है, उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है, करिकुलम से पढ़ाया जाता है कि भाई बिजनेस जो सेटअप करते हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं बनता है या सिर्फ एक आइडिया से नहीं होता है, उसको कमर्शलाइज भी करना है, उसको मार्केट में लॉन्च भी करना है, उसको सक्सेसफुल भी बनाना। और फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है फिर हम उनको इन्वेस्टर से भी कनेक्ट करवाते हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट्स होती हैं साल में 2-3 दफ़ा, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉबली 10 से 12 इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं हर साल, सिर्फ स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से मिलाने के लिए। और उसी का रिजल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर जो पैसे स्टार्टअप्स में लग रहे हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर लगा रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी इस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े वीसी फर्म्स है, वेंचर कैपिटल फर्म्स, वो इस वक्त पाकिस्तान में पैसे लगा चुके हैं। और मैं 1-2 लाख डॉलर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 10 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर एक कंपनी में लग रहा है इस वक्त। तो एक अजीम बात है कि दुनिया वाले पाकिस्तान को पहचान रहे हैं। मैं इस वक्त जिस वीसी से बात करता हूँ वो कहता है यार हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पाकिस्तान हमारे टॉप 5 मार्केट्स में है। थैंक यू वेरी मच काशिफ, आपने इतना अच्छा सेगमेंट रिकॉर्ड किया। जिस तरीके से हमारी आईटी सेक्टर में हमारे खासतौर पर जो नौजवान काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इनोवेशंस हो रही हैं, मेरे ख्याल में इन सब इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नहीं तो हमारा आईटी सेक्टर बहुत तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और बहुत हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकता है। साथ में थोड़ी सी क्रिकेट की बात करेंगे माया। क्रिकेट में खासतौर पर हम क्रिकेट की इससे बात नहीं करेंगे, मैदान में उतर जाएंगे क्रिकेट, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या होने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कई साल बाद एक बड़ी T20 सीरीज खेलने आ रही है। साथ ही वर्ल्ड कप T20 के लिए फाइनल टीम का जो ऐलान है उसका वक्त बहुत कम रह गया है। आपको पता है ये क्यों अब शादी में सेगमेंट किया? क्योंकि कल हम टीम के साथ बैठे हुए थे और हम यही बात कर रहे थे कि अब जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम आ रही है किस तरह होगा, तैयारियां उनकी डेट्स आ गई जी, वो उनकी जो प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी, उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। तो शाहजेब क्या एक्सपेक्टेड है चेंजेस इन द टीम? बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, इसीलिए हम ये जानना भी चाह रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। खासतौर पर एशिया कप के बाद हमने देखा कौमी टीम में कुछ तब्दीलियां होने की बातें हो रही हैं, लेकिन ये बातें किस वजह से हो रही हैं? क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमने खासतौर पर देखा इस पूरे खासतौर पर एशिया कप में कोई बहुत कामयाब नहीं रहा है, बल्कि काफ़ी हमारे बैटर्स जो थे वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो क्या वाकई तब्दीलियां हो सकती हैं या इसी टीम के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, इसी टीम को आगे ले जाया जाएगा? फिटनेस के भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हमें नजर आए। मुझे तो लगता है कि जिस टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया अभी T20 में, एशिया कप में, तो मेरा ख्याल है उन्हीं को, मेरा ये अपना पर्सनल फीडबैक है जी, उनको रहना चाहिए। क्योंकि अभी अब शफलिंग का भी एक टीम अपनी अलाइन हुई हुई है, उनकी वेव लेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसीज आर ऑन द सेम, एक पैनल पर आप है। क्रिकेट खेलती हैं जी? आप क्रिकेट कैसी खेलती हैं? मैं क्रिकेट कैसे खेलती हूँ? कैसे नहीं, मतलब कैसी खेलती हैं? अच्छी खेलती हैं, बुरी खेलती हैं? मैं स्कूल में अपने वाइस कैप्टन थी गर्ल्स क्रिकेट टीम की। उसके बाद जो है फिर क्योंकि मैं एथलीट जाते थे तो मैं रनिंग की तरफ ज्यादा मैं कहीं जगह हो गई मिडिल ऑर्डर में कहीं पे, तो हम आपको जो है वो वहाँ पे मुझे कोई मसला नहीं है। मैं हो सकता है आप कुछ शॉट्स लगा लें अच्छी इतना एंटरटेन करूंगी कि उनके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी बहुत सारी आ जाएगी। बट आई थिंक वी शुड हैव एन एक्सपर्ट ऑन द शो। क्रिकेट राइटर सोहेब अलविसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सोहेब साहब, आपको खुश रहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में सर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अगर देखा जाए एशिया कप की, तो आपके ख्याल में ये तब्दीलियां इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज हो या T20 वर्ल्ड कप हो? एब्सोल्युटली जी, बहुत जरूरी है। ये तीसरे या चौथे मैच में हो जाना चाहिए थी, बिकॉज एशिया कप वाज अ गुड टेस्टिंग ग्राउंड एंड द फैक्ट इज कि योर सम ऑफ योर प्लेयर्स weren't working, like फखर, ठीक है, he's seen better days, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहा है, जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, जिस तरीके से आउट हो रहा है, आपको वो हैदर अली को बेंच पे बिठा के ट्राई करना चाहिए था। अगर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 6.5 पे जा रहा है या 6 रन पे जा रहा है पावर प्ले में, तो यू हैव टू चेंज ओपनर्स एंड यू हैव टू एटलीस्ट एक ओपनर को रखें, दूसरे को मिडिल में करें, कुछ तो ट्राई करें। लेकिन ये लोग मानने को इसलिए नहीं तैयार हैं कि कहीं अगर दूसरी चीज कामयाब हो गई तो फिर इनका प्लान अपसेट हो जाता है। हाँ, अच्छा, तो अब सर ये बताएं, सर आप गर्दिश कर रही हैं खबरें कि शोएब मलिक और जो है शर्जील खान साहब की भी वापसी मुतवक्को है, क्या वाकई उनकी वापसी हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ये तो जावेद मिराज को ही वापस ला सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि शोएब मलिक ने जब भी ग्लोबल टूर्नामेंट्स में डिसअपॉइंटेड, वो नमीबिया के खिलाफ स्कोर कर देना, स्कॉटलैंड के खिलाफ स्कोर कर देना, या ये कर देना, नॉकआउट मैचेस में उसकी एवरेजेस
तो इट डजंट हेल्प। और हमें पीछे नहीं देखना चाहिए जब हमारे पास आगे बल्लेबाज हैं, तो जरूरत नहीं होना चाहिए। शर्जील आई थिंक इज ओवरवेट, अभी वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रहा है, लॉट इन T20, दैट इज अ रिस्क। I think he's let himself down because he was a tremendous prospect for us. लेकिन आई थिंक अब आपने हैदर अली की तरफ देखना है, आपने इवन आजम खान को कंसिडर करना चाहिए। ही इज अ गुड विकेट कीपर, ही इज अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन ऑल द लीग। आपके पास शान मसूद है जिसने दिखा दिया है कि मैं 4 पे भी खेल सकता हूँ, मैं ओपन भी कर सकता हूँ। उसने जो इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट होता है वहां पे तो 500 रन बनाए तो मैचेस में। तो द थिंग इज, अगर ये अपना ईगो को साइड पे रखते हैं और जरा सा ये मान ले कि हाँ हमसे गलती हो सकती है, तो और हम ऐसे लोगों को खिला सकते हैं जो कि अपना लोहा खुद मनवाते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो सर अडैप्ट, एक्सेप्ट और अकोमोडेट क्यों नहीं होता? यही तो बात है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अकोमोडेट इसलिए नहीं करते हैं कि ये अपने जो एक इन्होंने सर्कल बना रखा है उसके अंदर से ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, और अगर ये जो दूसरी चीज करेंगे और वो कामयाब हो गई तो फिर ये पिछली गलतियां इनके गले पड़ जाएंगी। अभी तो ये कहते हैं कि हमसे बेहतर कोई सोचने वाला नहीं है और हमसे बेहतर कोई स्ट्रेटेजाइज करने वाला नहीं है, और क्योंकि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड कप के लास्ट ईयर, और क्योंकि हम फाइनल में पहुंच गए एशिया कप के, so we are doing more things right than wrong. They are doing some good things. Let's appreciate what they've done. लेकिन भाई आपने जिस तरीके से फाइनल में पहुंचे हैं, जिस तरीके से आप अफगानिस्तान के खिलाफ बिल्कुल लेट गए थे, उसके बाद श्रीलंका का ग्रुप मैच में लेट गए थे, फाइनल में ग्रुप मैच, तो ये भी तो 3 मैचेस देखे ना आपने। इनको नहीं सोहेब साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, खासतौर पर आप जिक्र कर रहे हैं हैदर अली का और आजम का, आप क्या समझते हैं तो रिप्लेसमेंट किसकी हो सकते हैं? सेकेंडली मुझे बताइएगा, रिजवान को हम मुसलसल परफॉर्म करता देख रहे हैं, एक तरफ वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं, फिर वो साथ आके बैटिंग में भी 10 ओवर्स खेल रहे होते हैं, टीम को इतनी सपोर्ट दे रहे होते हैं। ऐसे में आपको लगता है खासतौर पर रिजवान को लेकर के, अगर रिजवान के साथ अल्लाह ना करे कोई इशू हो जाता है या वो अगले मैचेस या कुछ नहीं खेल पाते, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए लाजमी? एब्सोल्युटली, आपसे कह रहा हूँ ना, आपने अच्छा खासा सरफराज को आप ट्राई कर सकते हैं इन दीज T20 मैचेस। ही इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल, स्टिल वन ऑफ द टॉप 2 विकेट कीपर बैट्समैन। रिजवान अपनी जगह नंबर 1 है, नो डाउट, और ये बेशक उसने जरा सा 1-2 मैचेस में स्लो खेला है, बट अदर देन दैट he has had a good strike rate. He's done well as an opener against नहीं, और रिजवान को एज अ बैटर खिलाएं, उनसे विकेट कीपिंग ना करवाएं, हम कोई किसी और को वहां पे एडजस्ट करते ताकि उनके ऊपर कोई लोड ना आए ज्यादा। नहीं, वो देखें, वो खाली ओपनर या खाली बल्लेबाज अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर सकते, फिर तो अगर आपने एज अ बैट्समैन खिलाना है तो और पड़े हुए हैं आपके। लेकिन ये है कि आप उनको रेस्ट दे दें, लेकिन जब वो खेलें तो विकेट कीपर बैट्समैन खेलें या ना खेलें, ताकि रेस्ट करें, अपनी इंजरीज को सस्टेन करें, और दूसरे बल्ले विकेट कीपर बैट्समैन है। इस वक्त आपके पास इतना तजुर्बा आपको चाहिए, वर्ल्ड कप आ रहा है सामने, आप सरफराज को एक दफा फिर ट्राई करें, give him some confidence. He is your best batsman, wicket-keeper batsman right now. हारिस जो है उसकी he started very well in PSL, लेकिन 2-3 मैचेस के बाद जब भी उसको मौका मिला he hasn't done well. आजम खान has done phenomenally well, लेकिन आपने उसको डिस्करेज इतना कर दिया है, कुछ जो उसकी भी गलती है, कुछ ज्यादा डिस्करेज हो गया। He should have been playing in the national T20 today. PPL खेल रहा है जाके वेस्ट इंडीज में, maybe that will go against him, लेकिन I think सरफराज को देना चाहिए, और रिजवान को आप रेस्ट करें विद द एश्योरेंस दैट ही विल बी योर नंबर 1 विकेटकीपर बैट्समैन इन द वर्ल्ड कप। लेकिन शोएब साहब, इसके साथ साथ राइट आर्म ऑफ स्पिनर हमारी टीम में कोई नहीं है। आप समझते हैं कि अगर शोएब मलिक हो या कोई और प्लेयर हो, उनकी एडिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए, मलिक का आप रिकॉर्ड उठा के देखें, बॉलिंग का कोई खास नहीं है पिछले 5 कोई और हो बीच में, तो हाँ, तो कोई और को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपको T20 में ऑब्वियसली जिस तरीके के आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपसे देखने पड़ेंगे कि उनके पास तजुर्बा है भी या नहीं है। आप इफ्तिखार को इसलिए खिला रहे थे कि उसकी ऑफ स्पिन यूज होगी, जब उससे रन नहीं बन रहे थे तो आपने उसको 1 के बजाय 3 ओवर दे दिए, जस्ट टू मेक हिज उसकी जगह पक्की कराने की कोशिश करें। ये इंटेंशन के साथ जब आप बॉलिंग करवाते हैं, इट डजंट मैटर, पार्ट ऑफ अ प्लान। आपने नवाज को 1 ओवर दिया, ही वाज योर बेस्ट बॉलर इन द टूर्नामेंट फाइनल में। तो द थिंग इज कि आपके पास अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, जरूरी नहीं है कि आपके पास तीनों तरह के स्पिनर हों।
इंडिया के पास तो नहीं थे, चाल से करवाते रहे, वो जडेजा से करवाते रहे। एंड आई जस्ट फील इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑफ स्पिन, इट्स अबाउट 2 स्पिनर्स एट द मोस्ट एंड 3 फास्ट बॉलर, बिकॉज या तो आपके फास्ट बॉलर नहीं होते, जो श्रीलंका 4 स्पिनर खिलाता है या बांग्लादेश 3 स्पिनर खिलाता है, उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। आपके पास अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट हो जाता है, देन हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, तो फिर आपके पास तीसरे ऑफ स्पिनर की जगह नहीं बनती। सही साहब, वही वाली बात है। इस वक्त जिस तरीके से एशिया कप में हुआ और जो ऑब्जर्वेशंस रही, तो जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, जो इन लोगों से बड़ी मोहब्बत भी करते हैं, उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स भी बड़ी हुई, और डिसअपॉइंटमेंट्स उनकी ज्यादा हुई। मैं समझती हूँ जो क्रिकेट को समझते हैं उनको पता है, इस तरह आपने कहा किसको खिलाना चाहिए था, किसको ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन अपनी ईगोस को साइड पर रख के इंग्लैंड से सीरीज और जिस तरह वर्ल्ड T20 अब शुरू हो रहा है, इसमें शायकीन की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, देखिए फैंस प्ले अ ह्यूज रोल, बल्कि जो अच्छे समझदार एजुकेटेड कंट्रीज हैं, जो जिनके कप्तान हैं इस मामले में, वो सबसे पहले फैंस से या तो अपोलोजाइज करते हैं या फैंस को थैंक यू करते हैं जब वो पोस्ट मैच सेरेमनीज में आते हैं। दे अप्रिशिएट, द फैंस हैव गॉट अ स्टेक इन इट, इमोशनल स्टेक होता है फैंस का। तो मगर ठीक है, आपको फैंस को सामने रख के टीम नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, आपको मेरिट पे करना चाहिए, से करना चाहिए। और आप ये देखेंगे जब हम पहला मैच इंडिया से आ रहे तो फैंस इससे नाराज नहीं थे, आप उनको आखिरी ओवर तक ले गए थे, 2 जीते। तो द थिंग इज, जब व्हेन फैंस सी के यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू डन योर बेस्ट, एंड स्टिल अ बैटल ऑफ स्किल्स लाइक यू सेड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप अपनी जरा जातियात को बीच में ले आते हैं, मुल्क का नाम सामने रख के, उस पे फैंस नाराज होते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सरोज साहब, आप आए और आपने बड़ी अच्छी बात की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कि इस वक्त जो है अपनी ईगोस को साइड पे रख के मुल्क के लिए और क्रिकेट की शान के लिए और मुल्क के नाम के लिए खेलना चाहिए और वही चॉइसेस करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, बहुत कुछ बाकी है, अभी शाज़िया फरमाया कर रहे हैं, आपका इंतजार। विल बी राइट बैक टू पाकिस्तान में शाज़िया बर्मा के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। और अब जरा बात करते हैं कारोबार के हवाले से, कारोबार से जुड़ी मुश्किलात के भी हवाले से। स्टेट बैंक ने वजाहत दी है कि खाम माल की दरामद कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पोर्ट पर खाम माल फंसा हुआ है। उसकी क्या वजह है? क्लियरेंस नहीं मिल रही, जिससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अशिया की न सिर्फ किल्लत पैदा हुई है बल्कि अमल महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा। बिल्कुल तूफान लाएगा महंगाई का। इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो पोर्ट पर खाम माल फंसा होने से ऑटो सेक्टर है वो बहुत मुतासर होगा, और बल्कि वो ज्यादा मुतासर होगा। यानी कि मुल्क में गाड़ियां पहले ही महंगी हैं और वो मजीद महंगी हो जाएंगी। इसके साथ साथ इस साल लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बायस इनकी कीमतों में भी मजीद इजाफा का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर हमें बात करनी है, इन मामलात को समझना भी है, इन तमाम मामलात के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। हमें ज्वाइन किया माशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, स्टेट बैंक ने वजाहत तो दी है कि खाम माल की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलना और एलसी का ना खुलना, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये फिर बड़ा इफेक्ट करेगा हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर भी। देखिए, इस वक्त तो वो जो चीज की डैमेज थी वो तो आ चुका है, और ये जो है तकरीबन आप 19 मई के बल्कि स्टार्ट से ही कह लें कि मिस्टर इस्माइल साहब ने जो है पाबंदियां शुरू की थी लगाना दरामदात की। पहले एक स्टेट बैंक ने मार्जिन बढ़ा दिया, फिर उसके बाद जो है बास चीजों की दरामदात के एसआरओज निकाल दिए कि इम्पोर्ट ही नहीं हो सकती। फिर उसके बाद 19 मई को इन्होंने एक लग्जरी गुड्स का नाम देकर जो है इन्होंने पाबंदियां लगा दी, पता नहीं कई हजार आइटम्स पे। आपको अब मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में जो टोमेटो केचप है, मुझे भी अभी पता लगा कि उसकी पेस्ट जो होती है जिससे टोमेटो केचप बनता है वो दरामद होता है, बाहर से आता है। अच्छा, अब उस पे भी पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया था। तो अब आप सोचें कि टोमेटो केचप कौन सी लग्जरी आइटम, इस तरह करके इस तरह और कई फूड आइटम्स जो है जो पाकिस्तान में नहीं तैयार होते, जो बाहर से आते हैं। जैसे सोया सॉस एक एग्जाम्पल है, एक आम घर की सॉस है ना, हर कोई घर पे अगर कोई चाइनीज बनाता है, सूप बनाता है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है।
उस तरह की चीजों पे भी इन्होंने पाबंदी लगा दी और वो कर दिया। तो अच्छा, अब वो उसके बाद फिर शोर शराबा हुआ तो वो उसको कभी खोल दिया इन्होंने, कभी बंद कर दिया। असल मसला आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे पहले तो बड़े सेक्टर्स को टारगेट किए, जैसे आपने बताया ये ऑटो को, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को। इसके अलावा जो है फिर उन्होंने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी बड़ी मशीनरी थी, अब इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो भी नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक तो हमारे घर पे एसी लगता है या किचन की चीजें आती हैं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है ना। और एक बड़े बड़े जो कारखानों में इस्तेमाल होती हैं चीजें, वो भी इक्विपमेंट अब वो भी बंद कर दी उन्होंने। अब उससे क्या हुआ कि जो चलते हुए कारखाने जिनके पुर्जे खराब होते हैं उनका काम बंद होता है। तो भी वो चीखें मारते हुए गए कि भाई ये कौन सी लग्जरी गुड है। तो उससे फिर अब वो कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, मिफ्ता इस्माइल साहब को पता नहीं किसी चैम्बर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो डॉलर नहीं है, अभी तो मैं एलसी नहीं खोलने दूंगा, ये बोला। और साथ बोला कि मेरे बेटे की फैक्ट्री है चिप्स, उसको भी पता नहीं 2 केटल चाहिए, तो मैंने उसको भी मना कर दिया। तो उसको मैंने कहा लाइन पे लग जाओ, जब तुम्हारी बारी आएगी तो मिलेगा, अभी इससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन मुजम्मिल साहब, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल इस तरह से उसकी एलसी नहीं खुल पाएगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, तो फिर तो हमारी लोकल इंडस्ट्री बहुत मुतासर होगी। खासतौर पर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका कारोबार मुतासर होगा, हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी सर, और एक्सपोर्ट इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मुफ्ता इस्माइल साहब को भी समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जो खाने का तेल है आपको पता है 2 साल में बहुत महंगा हुआ है ना, ये 100-150 रुपए किलो से 500-600 रुपए किलो पे चला गया था, ठीक है। अब आलमी मार्केट में इसकी कीमत आधी हो गई है पिछले 4 महीने, लेकिन हम जो अभी भी तेल ले रहे हैं वो 500 रुपए किलो के हिसाब से ले रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाहर से दरामद नहीं करने दे रहे, राइट। बाहर से दरामद नहीं करने दे रहे तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो है यहाँ पे मुनाफाखोरी हो रही है, सप्लाई शॉक है, जितनी जरूरत है उससे कम है, तो वो जो है लोगों को मजबूरन अभी भी 500 रुपए किलो देना चाह रहे हैं, हालांकि ये जो है 300-350 रुपए किलो हो जाता है। मुजम्मिल साहब, इस तरह आप फरमा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का कर दिया कि इलेक्ट्रिक की चीजें वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन जरूरत की चीजें, अब इस तरह आप बता रहे हैं इतनी शाखें हैं जो एक चीज से निकलती है, इस तरीके से अब उसका सोल्यूशन क्या आपको लगता है, क्या नजर आ रहा है? देखिए बात यह है कि एक चीज का इकोसिस्टम होता है, जैसे अभी सैलाब आ रहे हैं तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया होता था कि अगर सैलाब आ रहे हैं तो रास्ते में नदी नाले की जगह बनी होती है, जिससे दरिया बने होते हैं जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो वो जो है लोगों के घर में डूबे वो उधर से पानी निकल जाता है। इसी तरीके से ये जो आपका जो है इकोसिस्टम होता है, ये जो चीजें जो हैं जब आपकी मईशत चल रही होती है तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है। इन्होंने इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया पाबंदियां लगाकर, ठीक है ना। अब जब वो पाबंदियां लगा के इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिए, उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर पे दबाव शुरू हो चुका हुआ है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो दरामद जो ऑफिशियल सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर जिसको केटर करता था चीजों को, वो जो बंद हुआ है काम, तो अब वो नॉन बैंकिंग सेक्टर में चला गया है। उसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर और जो बैंक में डॉलर का रेट है उसमें पहली दफा 10 से 15 रुपए का फर्क आता है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, अब आपके ख्याल में फौरी तौर पर हुकूमत को क्या इकदाम उठाने होंगे ताकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान ना हो, हमारी एक्सपोर्ट को नुकसान ना हो, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान ना हो किसी भी चीज का? देखिए अभी तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज एड्रेस करें कि ये जो लोगों के नुकसानात हो गए उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। नुकसान से मैं नुकसान से शुरू यूं करता हूं कि इस वक्त जो अगस्त का जो सितंबर का सबसे बड़ा लोगों का इशू ये है कि अपने बिजली के बिल दें या अपने दूसरी जरूरियात पूरी करें। इतने ज्यादा बिजली के बिल आए, उसकी वजह से क्या हुआ है कि इस वक्त जो कारोबारी हजरातों से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेल्स जो है सिर्फ 15%, 20% रह गई। यानी कि जितना अभी आपने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था, आज की हेडलाइन है कि 2 साल की कम से कम सतह पे जो है सेल्स हो गई 50% सेल्स गिरी है ऑटो सेक्टर की। इस तरीके से जो
जो भी काम था, केमिकल का था, रॉ मटेरियल का था, खाम माल का था, वो 15, 20, 25% पे आ गया। दूसरी चीज क्या हुई, आपने जैसे अभी खुद कहा कि पोर्ट से माल नहीं क्लियर था, लोगों के माल आए हुए, लोगों ने खरीदे हुए थे अप्रैल के, मई के, वो पोर्ट कब के फंसे पड़े हैं सर। अच्छा, अब आलमी मार्केट में उनके रेट कम हो गए, अब वो बेचारे बाहर निकालेंगे तो उसमें उनको और मजीद नुकसान हो गया। अब वो जो नुकसान इतना बड़ा है कि जोड़िया बाजार जैसी मार्केट में लोगों ने दिवालियां देना शुरू कर दी, वो जो है डिफॉल्ट होना शुरू हो गए और उससे लोगों को मजीद नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त जो है ताजिर, कारखाने वाला, ज़राअत वाला, एक्सपोर्टर, वो तमाम के तमाम निशाने पे आए हुए और नाकिस पॉलिसी। सिर्फ एक चीज, हमने मुल्क बचाना था, पता नहीं कौन सा मुल्क ऐसा, उस घर को क्या बचाने का फायदा कि उस घर के रहने वालों का दम घुटते मर जाए। ये घर बचा लें तो बाहर से आग ना लगे और अंदर जो है वो खून घर वालों को किसी ऐसे कमरे में डाल दिए जहाँ पे तो सारे मर जाए। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल में इस वक्त ये हुकूमत को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपनी एक्सपोर्ट को बहाल रखना है, उसको बढ़ाना है और उनको अकोमोडेट भी करना है, उनको सपोर्ट भी करना है। अगर ये मसाइल आ रहे हैं पोर्ट पर, जिस किस्म के मसाइल आ रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मसाइल आ रहे हैं, रॉ मटेरियल के हवाले से एलसी नहीं खुल पा रही है, ये सब मसले हल होने चाहिए। इसमें पाकिस्तान का और हमारा ही फ़ायदा है, हमारी इकॉनमी का फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और इस मामले को हम समझ सके एटलीस्ट, और मेरे ख्याल में हम सबके लिए समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर हुकूमत के लिए माया, कि ये इकदाम फौरी तौर पर उठाए जाए, बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा जो है हमारा ताजिर बरादरी जो है अफेक्टेड हो रहा है, लेकिन खैर हम आगे चलते हैं, अफेक्टीज और भी हैं। हम बात करते हैं जैसे सैलाब के हवाले से, इस तरह की से अभी मुज़म्मिल साहब ने फरमाया, जो चैलेंज है वो है, वो अल्लाह की तरफ से एक आया हुआ है आजमाइश, लेकिन इसमें हम मवेशियों की बात करते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे, हमारे साथ शाकिर गुज्जर साहब मौजूद थे, कि हमारा मवेशी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, हम बिल्कुल जीरो पर आ चुके हैं और उनको बचाने के लिए अब हमें क्या करना है। लेकिन एक ऐसा भी कोई इदारा है फैसलाबाद में शाहजेब, कुछ लोग हैं जो मवेशियों को बचाने के लिए अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये 8 साला बच्ची हैं, मतलब इदारे तो काम कर रहे हैं, ये 8 साला बच्ची हैं जिनका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से, हिरा इनका नाम है, और सैलाब ज़्यादा इलाकों के मवेशियों के लिए ये बाकायदा इमदाद इकट्ठी कर रही हैं। और इकट्ठी कैसे कर रही हैं माया, कि मुख्तलिफ गली मोहल्लों में जाती हैं, घरों पर जाती हैं, वहां से इमदाद इकट्ठी करती हैं ताकि वो तमाम जो मवेशी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है उनकी मदद कर सकें। जानवरों की बहाली की अपील कर रही है खास तौर पर लोगों से कि उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। और वो यही अपील लेकर इस वक्त सवेरे पाकिस्तान में अपनी बहन के साथ मौजूद है हिरा, अपनी बहन फातिमा हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद से बराह रात। अस्सलाम वालेकुम हिरा और फातिमा, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ठीक हो, खैरियत से हो? बहुत प्यारा काम कर रहे हैं माशाल्लाह दोनों बच्चे। ये बताओ कहाँ कहाँ गए, कैसे जमा किए इतने सारे पैसे? मैंने अपने स्कूल से और गली से और मुख्तलिफ दुकानों पे जाके इकट्ठे किए। अच्छा, ये हमारी अभी किससे बात हो रही है? हिरा से बात हो, फातिमा से बात हो रही है? हिरा से। हिरा से, अच्छा। फातिमा, अब आप मुझे बताएं कि आप अपनी बहन का कैसे साथ दे रही हैं, आप दोनों कैसे किस तरीके से निकलते हैं और फिर कैसे लोगों से अपील करते हैं? जरा हमें करके दिखाएं ना कि कैसे लोगों से आप कहते हैं कि भाई ये जो मवेशी है ना, इनको बहुत नुकसान हो गया है और हमें उनकी मदद करनी है और फिर उनके लिए डोनेशंस भी इकट्ठी करनी है, तो आप लोगों से जाके क्या कहते हैं? हीरा टीवी में देखती थी कि ना सैलाब में बहुत नुकसान हो रहा है, लोग जानवरों की इंसानों की मदद कर रहे हैं, और कहती है कि बाबा से कहती है कि मैं जानवरों की मदद करना चाहती हूँ, उनके लिए चारा इकट्ठा करना चाहती हूँ, उनके लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ। तो बाबा ने सपोर्ट किया, बाबा ने कहा निकलो, कुछ करोगे तो कुछ बनेगा। तो फिर हीरा निकली, गली मोहल्ले से इसने शुरू किया, तो मतलब इस तरह इसने पैसे इकट्ठे किए और कहती है मैं और भी आगे भी कुछ करती रहूंगी। अब मैं खुद चारों सुबह में जाके कोशिश करूंगी, मैं खुद जाके चारा दे के आऊँ, उधर पैसे दे के आऊँ जानवरों को। तो ये हिरा को बचपन से शौक है, ऐसे ही जब ये छोटी सी थी जानवरों से प्यार करना, उनका ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ करती थी ये? जी। अच्छा, जाते हो तो फिर क्या कहते हो? फर्ज करो आप किसी मोहल्ले में किसी के घर पे जा रहे हो और आपने घंटी बजाई,
तो क्या बात करते हो, क्या कहते हो कि जो इतने सारे पैसे लोगों ने आपको दे दिए और आपने माशाल्लाह इंशाल्लाह ये 7-8 हज़ार जो है 7-8 लाख भी बनेंगे, फिर 7-8 करोड़ भी बनेंगे, आपकी बहुत मदद होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करें। तो क्या कहते हो जाके लोगों से? मैं कहती हूँ कि जो पूरी दुनिया इंसानों के लिए फंड इकट्ठा कर रही है और पूरी दुनिया इंसानों की मदद कर रही है, तो आप, मैं जानवरों के लिए निकलूँ, उनके खुराक के लिए निकलूँ, तो आपके जितने भी इस पे तौफीक हो सकती है आप इसमें डाल दें। अल्लाह, ऐसे तो इतनी प्यारी अगर शक्ल होगी और इतनी प्यारी बात अगर की जाएगी तो कौन ऐसा शख्स है जो मना करेगा भाई? एक मुझे बताइए बात। और अभी तक आपका क्या सोचा है? ये जो 7-8 हज़ार जमा हुए हैं इसे करना क्या है, ये बताएं। जिन जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है उन इलाकों में मैं खुद जाऊंगी और जानवरों को उनके चारा और उनकी मेडिसिन खिलाऊंगी। अल्लाह, खुद अपने हाथ से खिलाएंगी आप जाके। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि बच्चे इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त खैर इंसानी जो इस वक्त इंसानियत की खिदमत है वो तो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मवेशी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसकी फुटेजेस भी हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंध के इलाके हों, पंजाब के सदर्न पंजाब हो या बलूचिस्तान के इलाके हों। और ऐसे में हम सबको मिलजुल कर ऐसे ही काम करना है जैसे हिरा काम कर रही है, जैसे फातिमा काम कर रही हैं। फातिमा, मुझे बताइएगा कि आप ख़ास तौर पर अभी जैसे आप लोग फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने वालिदैन से ये कहा भी है कि ये फंड्स लेकर अब हमें जाना है किसी इलाके में और वहाँ जाकर बाकायदा खिदमत भी करनी है जानवरों की, उनको बचाना भी है, उनको चारा भी खिलाना है, अद्वियात भी देनी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जब सबसे पहले आपने ये सोचा कि आपको किसी ने कहा था, हाँ सही, बहुत अच्छी बात है, तो बताएं सबसे पहले आपने किससे शेयर की ये खबर कि मुझे ऐसा करना है? जी हाँ। हीरा ने बाबा से की थी। अच्छा, क्या बात की थी हमें बताएं ना जरा, राज की थी क्या, बताएं। मैंने कहा था बाबा जी जो रोज़ न्यूज़ में देखती हूँ उसमें इंसानों के साथ साथ जानवर भी सैलाब में मुतासिर हैं, तो मेरे से उनकी परेशानी देखी नहीं जाती, तो मैं उनके लिए फंडा इकट्ठा करूँगी मुख्तलिफ गलियों और दुकानों पे जाके, और जिन जिन इलाकों में सैलाब आए मैं उन इलाकों में खुद जा सकती हूँ और उनको खाना खिला सकती हूँ। फिर बाबा ने कहा जा सकती हैं आप। हम जा सकती हैं। बाबा कैसे मना करते शहजादी को इतनी प्यारी बात करने पर। तो शहजादी जब आप जाएं ना तो ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बीमारियाँ भी हैं, वहाँ पे मच्छर भी हैं, डेंगू और मलेरिया का भी बड़ा ख़तरा है। जब आप जाएंगी तो सही तरीके से अपने आप को कवर करके जाइएगा, ठीक है? जी। अच्छा, सर लोग आपको देख रहे हैं, आपको इस वक्त आपकी कोशिश को देख रहे हैं, शाहजेब भाई और माया बाजी भी देख रहे हैं, सबसे आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि जो भी पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मुझे देख रहे और बाहर के मुल्कों वाले देख रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कहना चाहूँगी कि वो इस काम में मेरी हेल्प करें और मुझे अप्रिशिएट करें। अच्छा फातिमा, हमें ये बताइएगा, बिल्कुल आप लोग हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फातिमा आप बताइएगा, अगर कोई आप लोगों की मदद करना चाहता है, जिस तरीके से आप लोगों ने बाकायदा इसका आगाज़ किया है और आप लोग जा रहे हैं, अगर वाकई ऐसे पूरा प्लान करके जा भी रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आपको ये कहना चाहिए ना लोगों से कि अब जितनी वो मदद कर सकते हैं इन मवेशियों की और इसके लिए जितना फंड कर सकते हैं फंड करें, ताकि फिर आप लोग बाकायदा तौर पर जाएं और एक बड़ी अमाउंट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा मवेशियों को। जी बिल्कुल, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी जो भी देख रहे हैं वो इसकी मदद करें और इसका साथ दें, ताकि ये खुद जाकर उन्हें चारा दे के आए, जो इसके मतलब इसका प्लान है वो पूरा कर सके। और मैं वज़ीर ये कहती है कि मैं वज़ीर आज़म, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आर्मी चीफ से मिलूं। आर्मी चीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोज़ाना बाबा से मतलब कुछ न कुछ लगी रहती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे और खास तौर पर आप लोगों के लिए आसानियां करे। और जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं ये सोच ही बहुत अच्छी है। माया, ऐसे अगर हमारे बच्चे सोचें कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। और उसने जिससे कहा ना कि मुझे बड़ा दुख हो रहा था देखकर कि मैं कह रही थी कि मैं क्या कुछ इनके लिए कर सकती हूँ। एनिमल लवर्स तो पाकिस्तान में बहुत है और वाकई अल्लाह की। जी कुछ कह रही हैं आप? हिरा कुछ कह रही हैं?
अगर मुझे पूरी जिंदगी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मैं पूरी जिंदगी भी अब दिल लगा के करती रहूंगी। और मैं अपने वजीर आजम से कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में इतनी बड़ी बात जो कर दिया। इंसानों की वो मदद कर रही हैं, तो इंसानों के साथ साथ जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक है कि वो जानवरों पे भी थोड़ी सी गौर व फिक्र करें। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है फिक्र करें भाई जानवरों मैं पर भी। आर्मी चीफ से मिलूं और बड़े हो के मैं पाक फौज में जाऊं। भाई वाह भाई वाह जबरदस्त। वाह वाह, आखिरी बात तो मेरी फेवरेट कर दी। मुझे बचपन में पूछते थे मेरे टीचर्स क्या करना है, मैंने कहा मैंने फौज में जाना है। फिर ये फौजी बन गई फिर मैं दिल से फौजी हूँ। थैंक यू सो मच हेरा और फातिमा, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट है ना, बहुत ही सुपर क्यूट। Very honest. वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्योर, वेरी सिंसियर। बस यही मासूमियत जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट कर सकती है। सोफे के बाद रहेगा हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। माया बहुत बुरी बात है, सिर्फ क्रिकेट पे बात करती हैं और किसी खेल पे बात नहीं करती मैं यार। क्या करूं, मेरे डॉक्टर नहीं, से ये गलत डॉक्टर बात को है। दिखाऊंगी मैं सोच रही हूँ किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दूं, क्या मसला है मेरे साथ। नहीं, हम देख रहे हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद जब जहां भी वो मुकाबला करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। अपना नाम तो वो रोशन कर ही रहे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसी एक मेहनती एथलीट है जिनका शुमार होता है DI खान के वाहिद प्रोफेशनल बॉक्सर हबीबुर रहमान का, जिनकी जिंदगी आसान नहीं है माया। वो दिन में रिक्शा भी चलाते हैं, साथ में वो क्योंकि एथलीट भी हैं तो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उनको काफी टाइम भी चाहिए होता अब है। कल हमारे पास एक किक बॉक्सर आया हुआ जो कि चाय के होटल पे जबरदस्त चाय बनाता है, काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन अपना जुनून है। और इनका देखो ये रिक्शा चलाते हैं लेकिन अपना शौक और अपना जुनून नहीं छोड़ रहे हैं। शाजिद, कितनी अच्छी बात और है जिस तरीके से आप देख सकते हैं फुटेज में, वो रिक्शे से मुराद उनकी ये भी है कि वो सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो, यानी कि उसमें उनको कैरी भी करना पड़ता है और फिर साथ साथ वो अपनी ट्रेनिंग के लिए शाम में जाते भी हैं, वहां पर भी कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन सब कुछ वो कैसे मैनेज कर रहे हैं कि 24 अक्टूबर को अजरबैजान में फाइट भी जीतने के ख्वाहिशमंद है, इसके लिए प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। उनसे हम बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हबीब ने। हबीब वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कौन से शहर से? DI खान से आप हमारे साथ इस वक्त, डेरा इस्माइल खान से साथ हैं हमारे? जी जी, डेरा इस्माइल खान से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हबीबुर रहमान, हम देख रहे हैं आप माशाल्लाह बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो बताइएगा ये क्या कहानी है, ये क्या पूरा मामला है कि आपने अचानक ये बॉक्सिंग कब शुरू कर दी? जी, बॉक्सिंग तो मुझे अरसा हो गया क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। तो 10 साल की उम्र में मैंने क्लब ज्वाइन किया। धीरे धीरे आराम से मैंने फाइटें स्टार्ट की। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मैं फाइट खेल सकता हूँ। फाइट में मैंने एंट्री की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल पे मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, सुना है आप तो मवेशी मंडी पे भी, टोल प्लाजा पर भी और दर्जी का सारे काम करते रहे। ये सफर तो आसान नहीं होगा, कभी कहीं काम कभी कहीं काम। कितना मुश्किल था ये सफर? जी बिल्कुल, मसले तो बहुत ज्यादा थे क्योंकि मैंने जो टोल प्लाजा पे काम किया, मैंने मवेशी मंडी में भी काम किया। यकीन माने बहुत सख्त दुख होता था क्योंकि मुझे अक्सर क्लब का टाइम नहीं मिलता था। मैं फाइट की कोशिश करता था क्योंकि जब आपकी फाइट हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है एक्सरसाइज को। तो उसकी वजह से फिर कई जगहों पे मैंने काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका पूरा टाइम दोगे, तो टाइम ना देने की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। ओहो, अच्छा। तो ये बॉक्सिंग का शौक आपको किसी को देखकर पैदा हुआ या खुद से आपको शौक था भाई? जी जी, बॉक्सिंग तो बचपन से शौक था कराटे सीखने का कि जैकी चैन की मूवी देखता था। उसके बाद मोहम्मद अली जो कि एक लेजेंड है, उनकी मैंने फाइट्स देखी तो वो मुझे उस टाइम से बहुत ज्यादा पसंद आया। तो उसको देखते देखते उसके हर
हर फाइट में देखता था, तो उससे बहुत ज्यादा मैं मुतासिर हुआ। बिल्कुल, मोहम्मद अली तो हम सबके फेवरेट हैं आज भी। अच्छा, मुझे ये जरूर बताइएगा अबीब रहमान के अभी तक आपकी कितनी फाइट्स हुई हैं, कितने आपने अभी तक नेशनल लेवल पे या कोई लोकल लेवल पे कंपटीशंस जीते हैं, या कितनी फाइट्स हो चुकी हैं प्रोफेशनल आपकी? क्योंकि जब आप अज़रबैजान का जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके हरीफ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, मैंने जो नेशनल सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 फाइटें की है, उसमें से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी थी सारे विन किया है। जो मैंने किक बॉक्सिंग, MMA ये भी किया है, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने 3 फाइटें की है। ठीक है अबीब रहमान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अबीब रहमान से हमारी मुलाकात हो गई। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। अब प्रोग्राम में एक और सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे कि सेहत से जुड़े आम मसले को प्रोग्राम में हमने उजागर करना है, और ख़ासतौर पर अक्सर लोगों को एक उम्र में आकर अक्सर भूलने की बीमारी हो जाती है, और ये बड़ी पाकिस्तान में मैं अक्सर माया देखता हूँ कि बड़ी कॉमन होती जा रही है। ख़ासतौर पर जो हमारे वालिदैन होते हैं या ज़ईफ़ अफराद होते हैं, उन्हें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये कॉमन होती जा रही है। और इसके ऊपर जो है बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, मूवी, स्टोरी ज़रूर बनती हैं, और ये बनती भी इसीलिए कि हमारे बीच में अवेयरनेस पैदा हो। डिमेंशिया की बात कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर 3 सेकंड में डिमेंशिया की एक मरीज में इजाफा हो जाता है, हर 3 सेकंड में। तो आप इसकी अगर आप ये देखें द नंबर एन एवरेज, तो हर एवरी 3 सेकंड्स के अंदर एक पेशेंट ऑफ डिमेंशिया जो है वो डिस्कवर होता है। ये अक्सर बड़ी उम्र के अफराद को, शाहज़ेब ने बताया, अपना निशाना बनाता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसके साइंस क्या होते हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है, और इसके साथ लोगों को, अगर किसी के जानने वाले हो, किसी अपने को, तो उनका रवैया उनके क्या साथ करना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैद खान ज़ादा साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ये डिमेंशिया है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं बता चलूँ कि डिमेंशिया एक जो मेडिकल टर्म है, इसको उर्दू में अगर हम कह लें, एक लेमन लैंग्वेज में कह लें, तो भूलने का मसला, याददाश्त की कमजोरी, हाफजे की कमजोरी। अब ये होती क्यों है? अगर यंग एज के अंदर हो रही है तो उसकी कुछ वजूहत डिफरेंट है। वो क्या है? वो यंग एज में सबसे पहले तो कि स्ट्रेस, ठीक है, उसके आजकल तो हम यंग में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इंसान चाहता है कि मैं एक ही दिमाग के ऊपर 15-15, 20-20 काम एक ही वक्त में कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा जो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। बहुत से लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, एक अरब यहाँ पर वेजिटेरियंस की। दूसरा थायराइड, गले हुदूद का मसला, हाइपोथायराइडिज्म। अब हम ओल्ड एज में अगर आते हैं तो ओल्ड एज में ये डिमेंशिया एक सिम्टम है, एक अलामत है, बीमारी नहीं है ये। इसके ये बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। अब इसको हमें देखना होता है कि किस वजह से डिमेंशिया हो रहा है। उसमें अगर ओल्ड एज में आते हैं तो अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज में अल्जाइमर अल्कोहलिज्म की वजह से कॉमन है। हमारे मुल्क में क्या होता है, जो डिमेंशिया ओल्ड एज में होता है उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया, या दूसरा नाम वेस्कुलर डिमेंशिया होता है, जिसमें दिमाग की वेसल सिकुड़ना शुरू हो जाती है। अब इसमें जब ये अल्जाइमर और वेस्कुलर डिमेंशिया जैसी बीमारियां स्टार्ट होती है ओल्ड एज में, तो इसमें ना सिर्फ भूलने का मसला, बल्कि इंसान आहिस्ते आहिस्ते स्लो होने लग जाता है। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद फिजिकली भी उसके रोजमर्रा काम करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होने लग जाती है, सलाहियत कम होने लग जाती है। आप उसको बात समझाएंगे तो 10 मिनट में या 15 मिनट में आपकी बात समझेगा। डॉक्टर साहब, एक जवान इंसान को या एक मिडिल एज इंसान को, देखिए जब उम्र दराज होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि बीमार एज के साथ तो आता ही है बीमारी, लेकिन एक जवान इंसान या एक अपने 40s में कोई इंसान हो, 50s में इंसान हो, दे आर स्टिल यंग, उसमें क्या साइंस होते हैं ऑफ हैविंग डिमेंशिया इन देयर सिस्टम? सबसे पहले तो ये कि एक भूलने का मसला होता है, ठीक है। अच्छा, उसका भूलने का मसला पता है किस तरह होगा डिमेंशिया में, कि पेशेंट ये बोलेगा कि डिनाइल फेस में होगा, नहीं मुझे भूलने का मसला है, लेकिन जो उसकी फैमिली होगी उसके भूलने की वजह से परेशान होगी। सबसे ज्यादा सफर कौन करेगी? उसकी फैमिली कर रही होगी। तो जब वो क्लिनिक पे भी आते हैं तो उनकी वाइफ, भाई, बहन, वालिदैन, बेटा वो लेकर आते हैं कि ये हमारे वालिद साहब को भूलने का मसला हो रहा है, या हमारी वालिदा,
वो फिर भी पेशेंट आके बोले कि नहीं मुझे भूलने का मसला नहीं है, इन लोगों को लगता है, इन लोगों को याद नहीं हाँ इन लोगों को याद नहीं है, मुझे भूलने का मसला नहीं है, तो पेशेंट डिनाइल फेज के अंदर होता है। लेकिन शायद नॉर्मली नहीं लोग भूल रहे होते हैं, हम भी तो भूल अच्छा जाते हैं। नहीं वही मैं इस तरफ ही आ रहा था, यही माया का पॉइंट ही कि जब यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं उनको फिर स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन फिर उनके तो ज़ाहिर है उनका तो एज फैक्टर भी नहीं है, और फिर अगर आप कह रहे हैं कि ये अलामात हैं तो फिर ये अलामात किस चीज की हैं यंगस्टर्स में खासतौर पर? यंगस्टर के अंदर देखिए सबसे पहले जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हाइपोथायराइडिज्म, गले का गुदूद का मसला, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, विटामिन B12 बहुत ज्यादा कॉमन होता है, उसके साथ साथ वर्कलोड ज्यादा हो जाना, आजकल वर्कलोड कितना ज्यादा बढ़ गया। अब ये गिलास है, पानी की बोतल आपके पास, इसके अंदर जितनी कैपेसिटी उतना ही पानी आएगा ना, अब मैं चाहूँ एक बाल्टी के बराबर पानी डाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर इस तरह के हम लोग भी हैं, नॉर्मली हमारी टीम्स हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, एवरीबडी इज फैमिली वाले हमारे लोग, तो भाई किसी भाभी ने कहा कि भाई वापसी में लेते हुए आ जाना, या आप इसको फोन कर देना, या यहाँ बिल पे कर देना, वापस आने के बाद होता है कि आपको याद नहीं रहा, अच्छा, तो क्या हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना, ज़हन से निकल जाता है, तो क्या ये भी डिमेंशिया के जुमरे में आएगा? ये तो रोजमर्रा के काम होते हैं, इसको तो हम फिर स्ट्रेस की लाइन में ट्रीट करें। भूलने का मसला जहां भी होगा डिमेंशिया के लाइन, यही मैं कह रही थी, जो भूलने का मसला वो डिमेंशिया कोई भी भूलने का, माइनर हो मेजर हो, वो डिमेंशिया में ही काउंट होगा, डिमेंशिया में काउंट होगा। फिर हमें उसका कॉज रूल आउट करना होता है। अगर बहुत ज्यादा मसला हो रहा है, इस डिमेंशिया की वजह से उसकी जिंदगी मुतासिर हो रही है या फैमिली इफेक्टेड हो रही है, फिर हमें उसको कॉज करना पड़ता है। एक और बड़ी बात करते करते भूल जाते हैं लोग, वो भी डिमेंशिया के जुमरे में आता है। इसको तो इस तरह नहीं बोलेंगे कि डिमेंशिया के ज़मरे में आता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है कि दिन में 10-10 मरतबा हो रहा है, 12-12 मरतबा, फिर वो डिमेंशिया के ज़मरे में आएगा, ब्लैंक हो जाता है दिमाग, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, फिर करना क्या चाहिए खासतौर पर जिनको डिमेंशिया का सामना है, या जो खासतौर पर जिनमें थोड़ा एज फैक्टर भी, और अगर एज फैक्टर नहीं भी है, कोई यंग भी है और उसको बहुत ज्यादा ही भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, जो वजह है जिस वजह डिमेंशिया, स्ट्रेस को ट्रीट करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नंबर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो खाने में जो डाइटरी दवाइयाँ भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं, टैबलेट भी आती है, लेकिन कुछ डाइट जैसे चुकंदर हो गया, उसके अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, पालक हो गया, उसके अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, और गोश्त के अंदर, गोश्त में खास करके बकरी की कलेजी जो होती है, मैं तो अपने मरीजों को ये मशवरा देता हूं, बकरे की कलेजी के अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है, जिनको गले के गुदूद का मसला होता है उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, मसला हल हो जाएगा। ये आज ये बताई दें कि ये जो हमारे जितने बड़े हैं वो कहते हैं बादाम खाओ सब कुछ याद रहेगा, ये बादाम से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बादाम खाने से दिमाग तेज तो हो सकता है, लेकिन मेमोरी इफेक्टेड हो सकती है, मेमोरी तेज हो सकती है, ये एक अलग चीज है। अच्छा तो डॉक्टर साहब बस आखिरी सवाल जल्दी शॉर्ट में बताइए, आपने कहा थायराइड के लोगों को भी डिमेंशिया होता है, ये लाजमी होता ही है जिसको थायराइड ग्लैंड का इशू होगा? मैंने जितने केसेस देखे मेजॉरिटी केसेस के अंदर मिलता है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मिलता है। राइट, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके और भी हमने बहुत कुछ सीखा, बट गॉड ब्लेस यू, आपने बात किया, थैंक यू सो मच। आज़ेब और माया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, रखिएगा अपना बेहद ख्याल, पाकिस्तान का परवरदिगार हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़ जी।